हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो 15 में। मैं आपका साथी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हाँ, एक नई टॉपिक, एक नई क्लास के साथ। जी हाँ साथियों, आज हमारी क्लास होगी 13। जी हाँ साथियों, जो हमने अपनी तैयारी का एक सिलसिला, एक क्रम शुरू किया है सीटेट की तैयारी को लेकर, उसी क्रम में सीटेट 2022 को लेकर एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस में, जिसमें हम टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने टॉपिक में क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, अपने टॉपिक को, अप्रोच को क्लियर कर रहे हैं, एक एक बिंदु को विद पिक्चर और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ उनको याद करने और समझने का प्रयास है। तो उसी क्रम में आज हमारी क्लास 13 होगी, यानी कि 13वीं क्लास होगी। अब तक हमने कुल अपनी 12 क्लासेस कर ली है। ईवीएस का सिलेबस लगभग हमारा अपने अंतिम दौर में है। अब इसके बाद लगभग 1 से 2 क्लासेस में और ही होंगी, जिसके बाद हमारा ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपने इसी तैयारी के क्रम को जारी रखेंगे और अपने सीडीपी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से विस्तार से उनको समझने का काम करेंगे। तो आज की क्लास 13 है। अगर आपने अब तक की हमारी इस ईवीएस से रिलेटेड जो 12 क्लासेस हुई हैं वह नहीं देखी है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है इन्हें भी जाने। जी हाँ साथियों, कुछ हमारे सीटेट में, ईवीएस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो पर्टिकुलर किसी चैप्टर से इनको डायरेक्ट रिलेट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि भोजन, जानवर आदि आदि कुछ अन्य भी ऐसे बिंदु हैं। तो आज हम अपने इस क्लास में उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो ईवीएस में हमारे क्वेश्चंस बनाते हैं और कुछ अलग से महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ, इन्हें भी जाने, क्लास 13 ऑफ ईवीएस। तो उसी क्रम में हम जानेंगे सबसे पहले वहीदा प्रिज्म। जी हां, वहीदा प्रिज्म। तो ये कौन है? तो वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। ये भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज पर डॉक्टर हैं। क्या है ये भारतीय सेना के समुद्री जहाज पर डॉक्टर हैं। पूरी परेड की कमान संभालने वाली ये पहली महिला हैं। कौन है ये पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला है वहीदा प्रिज्म। कई बार इनका क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। उसी क्रम में अगला नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ये और भी अधिक महत्वपूर्ण नाम है आपके सामने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, साड़ी में भी हैं और वेट लिफ्टिंग के दौरान अपने काम के पोशाक में भी हैं। तो एक महिला है और एक वेट लिफ्टर हैं और इनका जो संबंध है या ये किस स्थान से संबंध रखती हैं, तो यह है इनका जो निवास स्थान है वो आंध्र प्रदेश है। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो कि आंध्र प्रदेश की हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। अब आप कह रहे होंगे साथियों कि इनके पापा की ये बताने की क्या आवश्यकता है कि हवलदार हैं, लेकिन साथियों अगर आप पिछले पेपर्स पे गौर करें तो सीटेट ने अपने क्वेश्चंस में कूट वाले क्वेश्चंस के माध्यम से ऐसे पॉइंट शामिल किए हैं, बहुत बारीक बारीक बिंदु, जिसके कारण इन बिंदुओं पर भी चर्चा करना आवश्यक है। साथियों बात सिर्फ इनके बारे में इतनी खत्म नहीं होती, हमें और भी बहुत सारी अभी इनकी बातें जाननी है। तो वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। और साथियों ये 12 साल की उम्र में ही इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। ये 12 साल की उम्र में ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। 130 किलोग्राम वजन साथियों बहुत होता है और ये उसको एक बार में उठा लेती हैं। और चर्चा करें इनकी अधिक, तो कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं और इनकी 4 बहनें और भी हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो कर्णम भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं, इनकी 4 बहनें और भी हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इसी क्रम में अगला नाम है अल ब्रूनी। जी हां, अल ब्रूनी। तो अल ब्रूनी क्या है? तो अल ब्रूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था।
कहां का? उज्बेकिस्तान का यात्री था जो भारत में आया था और उसने भारत में आने के बाद कुछ विशेष चीजें देखी। अलबरूनी ने कुछ विशेष चीजों को देखा और उनके बारे में फिर कुछ लिखा है जो खासकर उनके देश में नहीं पाई जाती थी और उन्होंने हमारे देश में उनको देखा। तो अलबरूनी कौन है? अलबरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री है जो भारत में आया था और उन्होंने हमारे भारत में कुछ ऐसी चीजें देखी जो उनके देश में नहीं थी और फिर इसी कारण उन्होंने उन वस्तुओं के, उन चीजों के बारे में लिखा है। वो क्या लिखा है? चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। तो अलबरूनी ने भारत में पाए जाने वाले तालाबों का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? भारत में पाए जाने वाले तालाबों का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि भारत के तालाब चारों तरफ से उन पे क्या बने होते थे? चबूतरे बने होते थे, यानी कि पक्की बाउंड्री की गई होती थी जिसको चबूतरे कहा जाता है। तो भारत के तालाब जो इन्होंने देखे और फिर कहा कि भारत के तालाबों के चारों तरफ चबूतरे बने होते हैं। उन्हें बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों के साथ जोड़कर बनाया गया है। उसी क्रम में और जाने इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं और लोगों के उतरने और चढ़ने दोनों के भी रास्ते अलग अलग होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। तो साथियों, इन्होंने अपनी इन बातों में यह निष्कर्ष निकालते हुए अपनी बात में कहा। चलते हैं अपने अगले बिंदु की। अगला है साथियों रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस कौन है? तो रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट को काटकर उसके अंदर देखा कि उसमें कुछ काला सा है। भाई वाह, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। मच्छर को पकड़ा, काटा और उसके पेट में से अंदर से निकाला। चलिए, तो रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट को काटकर उसके अंदर देखा कि उसमें कुछ काला सा है। फिर उन्होंने उस बात को और अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उन्हें बाद में पता चला कि वो जो काला काला सा है वो कुछ और नहीं है, वे तो वही है, वो या फिर वही जीवाणु हैं जो मलेरिया के मरीज के खून में पाए जाते हैं। जी हां साथियों, तो मच्छर के पेट में जो उन्होंने काला सा देखा तो कुछ समय बाद उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि जो मलेरिया के मरीज होता है उसके खून में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो सेम जीवाणु इस मच्छर के पेट में है, जिसके आधार पर इन्होंने ये स्पष्ट किया, सर रोनाल्ड रॉस ने, कि मच्छर से ही मलेरिया होता है। तो मलेरिया किससे होता है साथियों? मच्छर से होता है। किसने स्पष्ट किया? रोनाल्ड रॉस ने स्पष्ट किया। उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। रोनाल्ड रॉस 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो मलेरिया होता है किससे? मच्छर से। किसने बताई ये वाली बात? रोनाल्ड रॉस ने बताई। अगला है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बछेंद्री पाल हैं। बछेंद्री पाल जो है पहाड़ी इलाके की रहने वाली हैं। उनके गांव का नाम नाकुरी है जो कि गढ़वाल में स्थित है। क्या नाम है इनके गांव का नाम? नाकुरी, और जो कि गढ़वाल में स्थित है, यानी कि पहाड़ों की इलाकों की रहने वाली एक महिला है बछेंद्री पाल। बछेंद्री ने बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया। किसमें लिया? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया और वहीं पर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। और जानेंगे इनके बारे में थोड़ा विस्तार से, क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत अच्छे ढंग से। उन्हें ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने गाइड किया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी हैं। तो उन्हें ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी ने गाइड किया। बछेंद्री ने दूसरी महिलाओं को भी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देनी अब शुरू कर दी है। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कहा गया, क्योंकि ये कौन है? हमारी एक माउंटेनियरिंग है। माउंट एवरेस्ट का जो नेपाली नाम है साथियों, उसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में उसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, और वो क्योंकि ये काफी बड़ा हिस्सा है
तो उसका कुछ हिस्सा नेपाल तक भी जाता है। तो नेपाल में उसी हिस्से को, माउंट एवरेस्ट के हिस्से को या उस हिस्से को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। बछेंद्री 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सीटेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल फिक्स टू द पॉइंट वर्ड के साथ, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना है। तो बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, पर कदम रख चुकी थी। तो यह हमारी एक ऐसी महिला है, भारत की ऐसी महिला जो कि संसार की तो 41वीं हैं, लेकिन भारत की पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। जी हां साथियों, भारत की पहली और संसार की 41वीं महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और वह कुल माउंट एवरेस्ट पर 43 मिनट तक भी रुकी। तो माउंट एवरेस्ट पर वह 43 मिनट तक भी रुकी, और वर्तमान में ये लोगों को क्या करती हैं, माउंटेनियरिंग से संबंधित ट्रेनिंग देने का भी काम करती हैं। इसी क्रम में अगला है सुनीता विलियम्स। जी हां, सभी ने इनका नाम सुना होगा, सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स जो हैं वो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर, 360,000 किलोमीटर होगा दूर स्पेसशिप में गई। 360,000 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई। बिल्कुल, वह पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहीं। जी हां साथियों, अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहने वाली महिलाओं में इनका पहला नाम शामिल होता है सुनीता विलियम्स का। इसी के साथ क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री रही हैं, तो हमारे सीटेट में कुछ अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गईं तो वहां उन्होंने अजीब ही नजारा देखा जो धरती से बिल्कुल अलग था। उन्होंने क्या अलग देखा वहां पर, कि वहां पर कुछ इस प्रकार का नजारा था कि अंतरिक्ष में मनुष्य एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकता था या नहीं बैठ सकता है। मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो उन्होंने वहां जाकर के, अंतरिक्ष में जाकर के क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, क्या पाया कि अंतरिक्ष में मनुष्य एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकते, नहीं खड़े हो सकते हैं। क्यों? इसके कारण क्या होता है, मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। हालांकि उसके पीछे कारण यह है कि विभिन्न सारे फोर्सेस हैं जो हमारे पृथ्वी पर लगते हैं, वो वहां पर नहीं लगते, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल आदि आदि चीजें हैं, उनके मान डिफरेंट हैं, जो हमारे पृथ्वी पर अलग है और वहां अलग पाए जाते हैं। तो ये भिन्न भिन्न कारण हैं। तो इसलिए वहां के लोग, जब वहां के लोग यानी कि अंतरिक्ष में जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। और भी बात करें यहाँ के अंतरिक्ष की विशेषताओं की, तो अंतरिक्ष में पानी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। पानी भी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है, और हाथ मुंह धोने के लिए इन बुलबुलों को पकड़कर या कपड़े को गीला करके अपने हाथ मुंह आदि साफ किए जाते हैं अंतरिक्ष में। और जानते हैं विस्तार से इसके बारे में कुछ बिंदु। खाने के पैकेट भी हवा में उड़ते रहते हैं, यानी कि वहां सभी चीजें हवा में उड़ती रहती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं खाना कैसे उड़ रहा है, और फिर वो इनको उड़ते हुए चीजों को पकड़ते हैं और उनको फिर मुंह के पास जबरदस्ती ले जाकर के खा लेते हैं। अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते हैं। जी हाँ साथियों, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं, बाल हमेशा खड़े रहते हैं, और इसलिए उनको वहां पर कंघी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या फायदा, जब वो बैठेंगे ही नहीं तो कंघी करने से फायदा क्या है। तो अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए वहां कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हमें एक जगह टिककर काम करना है तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है, क्योंकि वरना वहां तो उड़ने लगते हैं, हर चीजें उड़ती रहती हैं। तो जैसा कि ये बैठी है मोहतरमा, तो इन्होंने अपने आप को बांधा हुआ है, वरना ये उड़ती रहेंगी। तो यदि हमें एक जगह टिककर काम करना है तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है। कागज को भी दीवार के साथ पहले चिपकाना पड़ता है, आप तभी उस पर कुछ काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं आदि आदि। तो ये बात रही कुछ अंतरिक्ष से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाती हैं। एक बार फिर चाहे तो आप इनको थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।
अगला है सूर्यमणि। जी हां, सूर्यमणि। तो सूर्यमणि को एक चमकता सितारा या गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा या गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता है। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल डाली। जैसा कि आपके सामने है सूर्यमणि, एक ऐसी लड़की या महिला है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल डाली। जानते हैं इनके बारे में और थोड़ा विस्तार से। सूर्यमणि को जंगल से बहुत प्यार था। जी हां साथियों, सूर्यमणि जंगल से संबंधित हैं। इन्होंने जंगल से संबंधित कुछ काम किए जिसके कारण इनको स्टार गर्ल कहा गया है। तो सूर्यमणि को जंगल से बहुत प्यार था। वह इन जंगलों में घूमते समय बच्चों को जंगलों के पौधों की जानकारी आदि कराती रहती थी, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। वह बिशनपुर गांव के स्कूल में स्कॉलरशिप यानी कि वजीफा प्राप्त करने वाली उस गांव की पहली लड़की थी। और जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। कॉलेज में सूर्यमणि की जान पहचान एक पत्रकार से हुई जिसका नाम था बासवी दीदी। जी हां साथियों, तो सूर्यमणि की जान पहचान एक पत्रकार से हुई जिसका नाम था बासवी दीदी। सूर्यमणि ने उनके साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन भी किया। जी हां साथियों, तो बासवी दीदी के साथ मिलकर सूर्यमणि ने क्या किया? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन पर काम भी किया। वहीं साथियों, सूर्यमणि ने 21 साल की उम्र में ही बासवी दीदी और अन्य कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। इस केंद्र का इन्होंने नाम रखा तोरांग। तो इसका नाम रखा तोरांग, जो कि कुड़क भाषा का शब्द है और उसका कुड़क भाषा में तोरांग शब्द का अर्थ होता है जंगल। तो इन्होंने एक संस्था भी बनाई जिसका नाम रखा तोरांग, जो कि कुड़क भाषा में इसका अर्थ है जंगल। तो सूर्यमणि का नाम जो है जंगलों से संबंधित काम करने के लिए जोड़ा जाता है, इसलिए इनको स्टार गर्ल या चमकता सितारा कहा गया है। और इन्होंने एक संस्था, एक केंद्र भी खोला जिसका नाम तोरांग रखा और जिसका मतलब जंगल होता है। क्या होता है? जंगल होता है। इसी क्रम में अगला है अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा भी एक चमकता सितारा या गर्ल स्टार हैं। यह बिहार जिले के बोचहा गांव की रहने वाली हैं। कहां की? बिहार के बोचहा गांव की रहने वाली हैं। ये बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी इन्होंने स्कूल जाना नहीं छोड़ा और इन्होंने स्कूल जाने के लिए अपने मूलभूत आवश्यकताओं जो भी कमी रही उनको भी पूर्ण करने के लिए ट्यूशंस आदि भी पढ़ाए। वहीं इनकी और चर्चा करें तो इन्होंने मधुमक्खी पालन का काम सीखा और अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी की। आगे चलकर ये अनीता होलसेलर बनना चाहती थी और इससे मधुमक्खी पालन से संबंधित और शहद की सही कीमत मिल सके, सही को सबको उपलब्ध हो सके, शुद्ध शहद प्राप्त हो सके, आदि आदि मिशन या उद्देश्यों के साथ इन्होंने काम किया है। किसने? हमारी अनीता कुशवाहा ने। तो अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा या गर्ल स्टार है जो बिहार के बोचहा से हैं और बहुत गरीब होने के बावजूद, पढ़ने के पैसे भी ना होने के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मधुमक्खी पालन के संदर्भ में क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और एक विशेष उद्देश्य के साथ इसमें ये काम कर रही हैं, आदि आदि। तो अनीता कुशवाहा। उसी क्रम में अगला है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो चांद पर पहुंचे। जी हां साथियों, 1969 में चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति, जी हां साथियों, विश्व के सबसे पहले व्यक्ति जो चांद पर पहुंचे तो उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति जो चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने, जो कि कब पहुंचे? 1969 में, जैसा कि आप पिक्चर में इनको देख भी पा रहे हैं। साथियों, एक और आपको इसी के साथ जानकारी बता देता हूं, शायद एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो भी या नहीं भी, लेकिन अगर ये चर्चा हुई है तो इसको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जब चांद पर पहली बार कदम रखा तो हम नाम पढ़ते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, यानी कि चांद पर कोई पहली बार गया। लेकिन साथियों, इनसे भी पहले किसी और ने वास्तव में चांद पे कदम रखा था, क्योंकि ये अपने साथ, क्योंकि खतरा है कि पता नहीं भूमि कैसी है, ठोस है, क्या है, तो इस आधार पर इस बात को ध्यान में रखते हुए, सोचते हुए अपने साथ ये
जानवर को लेकर गए थे, जिसे आप कुतिया कह सकते हैं, यानी कि कुत्ता में भी फीमेल। तो कुतिया यानी कि जिसको लेकर गए थे, और पहली बार उसको चांद पर जाकर पहले उसने ही कदम रखा था, जिसका नाम लाइका था। तो लाइका एक कुतिया थी जिसने सबसे पहले चांद पे कदम रखा, लेकिन मानव के संदर्भ में बात करें तो फिर इन्हीं का नाम होगा। और उसको तो बस एक साथ के लिए लेके गए थे अपने उस टेस्टिंग के मोड में, लेकिन मुख्य रूप से नाम इन्हीं का ही जोड़ा जाएगा। लेकिन उससे भी पहले अगर बात करें तो एक कुतिया ने पहले कदम रखा था चांद पे, जिसका नाम लाइका था। इसी क्रम में साथियों चलते हैं अपने अगले बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु। और साथियों हमारे सीटेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्लास 5 की बुक में कुछ हमारे बांधों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे चर्चा की गई है, इसलिए हमारे सीटेट में इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो याद करेंगे फटाफट से कि हमारे भारत के कुछ प्रमुख जल विद्युत केंद्र, भारत के कुछ प्रमुख जल विद्युत केंद्र हमें जानने हैं अपनी इस आज की क्लास के अंतिम बिंदु में। तो चलते हैं अपने आज की क्लास के अंतिम बिंदु के अंतिम दौर में, अंतिम बिंदुओं की चर्चा की ओर। तो हम जानेंगे बांध और वह किस नदी पर किस राज्य में है। तो पहला है दामोदर घाटी बांध। जी हां साथियों, दामोदर घाटी बांध हमारा दामोदर नदी पर है, और यह पड़ता है हमारे झारखंड राज्य में। तो दामोदर घाटी बांध है हमारा दामोदर नदी पर स्थित और पड़ता है झारखंड में। इसी क्रम में अगला है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध यह हमारा सतलुज नदी पर है। किस पर है? सतलुज नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश पंजाब में है। हिमाचल प्रदेश पंजाब से एसोसिएटेड है भाखड़ा नागल बांध। और साथ ही उसी के साथ हम जान लेंगे इसके बारे में कि सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो हमारा भाखड़ा नागल बांध है, जो कि सतलुज नदी पंजाब से इसको मुख्यतः जोड़ा जाता है। इसी क्रम में अगला है रिहंद बांध। रिहंद बांध है हमारा उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है और किस पर है? रिहंद नदी पर है। साथियों ये पिक्चर्स भी इन्हीं बांधों की हैं, एग्जैक्ट इन्हीं बांधों की पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही हैं। उसी क्रम में अगला है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है साथियों ये हमारा महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है, महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। और साथियों इसकी एक और विशेष खूबी कि विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध जो है उड़ीसा स्थित हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। इसी क्रम में साथियों अगला है नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। और हमारा अगला बगलिहार बांध। बगलिहार बांध है हमारा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। बगलिहार बांध हमारा जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी पर। तो याद रखना है बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। चलते हैं अपने अगले बांध की। अगला बांध है सरदार सरोवर बांध, या इसको नर्मदा बांध के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो साथियों सरदार सरोवर बांध के नाम से पूछने का काम हो सकता है, क्योंकि इसमें नदी का नाम नहीं आ रहा है। नदी को पूछना चाहेगा तो फिर इसको सरदार सरोवर बांध के नाम से पूछेगा। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? सरदार सरोवर बांध हमारा मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है हमारा सरदार सरोवर बांध। इसी क्रम में अगला है टिहरी बांध। कौन सा है साथियों? टिहरी बांध है हमारा टिहरी बांध। टिहरी बांध हमारा
उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, जो कि भागीरथी और बिलांगना नदी पर है। तो टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड में है, भागीरथी और बिलांगना नदी पर स्थित है हमारा टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड में है, भागीरथी और बिलांगना नदी पर स्थित है। तो साथियों, इसी के साथ हमने अपनी आज की क्लास में इन्हें भी जाने, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो ईवीएस में, सीटेट में, ईवीएस के पोर्शन में क्वेश्चंस बनाने का काम करते हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा की। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, चीजें अच्छी लगी हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इसी के साथ आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम अपने अगले टॉपिक पर, अपने अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।